So, Assalamu alaikum everyone. This is Zainul Islam, your education and career counselor. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को कवर करेंगे, उनके एडमिशन क्राइटेरियाज, उनकी ट्यूशन फी, वर्क परमिट, वीज़ाज वगैरह को। और इस वीडियो में हमें ज्वाइन करेंगी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की मेरी एक एक्सपर्ट कुलीग हफ्सा एजाज, और आपको सारे क्राइटेरिया वगैरह के बारे में वो बताएंगी। सो अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जैन, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सो हफ्सा, ओवर टू यू। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के पार्ट 1 में कवर करेंगे यूके और ऑस्ट्रेलिया को, और सेकंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कनाडा और यूएस को। सो मेनली चार हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होती हैं। सो यूके से स्टार्ट करेंगे। ओवर टू यू हफ्सा। ओके। बेसिकली यूके जो है वो अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन की वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर है। और यूके जो है बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और एक स्वीट स्पॉट है। ठीक है। सो हम बात करेंगे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए भी इसके अंदर, और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक। सो बेसिकली यूपी के अंदर अगर हम इनटेक्स की बात करें तो सितंबर इनटेक जो होती है वो मेजर इनटेक होती है। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होती हैं, कोर्सेज अवेलेबल होती हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद सितंबर के बाद उनकी माइनर इनटेक स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हमारे पास जनवरी इनटेक भी आ जाती होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अप्रैल और मई इनटेक भी दे रही होती हैं। इनमें माइनर के अंदर बेसिकली लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज होती हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्स रेंजेस होती है। ठीक। अब बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट एरिया के अंदर। अंडर, सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसके अंदर इंटर के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ओ लेवल्स के स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक। अब बैचलर्स बेसिकली यूके के अंदर 3 इयर्स टू 4 इयर्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन के स्टूडेंट का जो है उनके ग्रेड्स क्या हैं या उनके मार्क्स कितने परसेंटेज वाइज हैं। जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स लो होते हैं, लेट्स सपोज उनके इंटर के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते या ओ लेवल्स के अंदर ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स होते हैं जिनको हम पाथवेज कहते हैं। ठीक है। उनके अंदर वो फाउंडेशन ईयर के अंदर या इंटरनेशनल ईयर 1 के अंदर अपने ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली एनरोल हो रहे होते हैं। फाउंडेशन या पाथवेज जो होते हैं उसके अंदर सिमिलरली वो यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल होते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट रूट होता है। और बाद में 1 साल जो है वो सेपरेट पढ़ रहे होते हैं, और जैसे ही वो फाउंडेशन या फिर इंटरनेशनल 1 कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के साथ ही उन्हीं कैंपसेस के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, और बाद में वो पूरी क्लास उनके साथ अगले नेक्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से चल रहा होता है। तो बैचलर्स उनका 3 to 4 इयर्स का ड्यूरेशन वेरी कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स ग्रेड वगैरह। ठीक। सिमिलरली मास्टर्स के लिए हमारा सीजीपीए मैटर कर रहा होता है। ठीक। सीजीपीए के अंदर जो है आपका लाइक 2.8 प्लस सीजीपीए रिक्वायर होता है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही होती हैं। फिर मास्टर और अंडरग्रेड दोनों के लिए आईएलटीएस मैटर कर रहा होता है। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट हमारे पास 6.5 इन नो लेस देन 5.5 या 6 होती है। हर ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी कर रही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो है गैप की बात कर लेते हैं। जो इंटर या ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स का जो गैप है अंडर ग्रेड स्टूडेंट के लिए, वो मैक्सिमम जो है वो एक्सेप्ट यूके के अंदर 2 इयर्स का है। ठीक। 2 इयर्स से ज्यादा का गैप इंटर या ओ लेवल स्टूडेंट का एक्सेप्ट नहीं होता। और मास्टर्स के लिए अप टू 5 इयर्स तक का गैप एक्सेप्ट हो जाता है विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस वगैरह आपने मेंशन करने होते हैं उसके अंदर, जस्ट टू कवर अप योर गैप। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जो अपना डिग्री जो होती है वो ट्रांसफर करवाना चाह रहे होते हैं यूके के अंदर। ठीक है। जिनको हम वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, टॉप अप प्रोग्राम्स भी कहते हैं। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके अंदर उनको एटलीस्ट अपने 2 साल जो है बैचलर्स के कंप्लीट करने होते हैं, या जिन्होंने बी ए 2 साल का किया होता है या बीकॉम 2 साल का किया होता है तो वो टॉप अप प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। वो बाकी वहां पर जाकर अपना कवर अप करते हैं डिग्री को, और जो है उनको वो इक्वलेंट टू बैचलर्स डिग्री वहां से मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ट्यूशन कॉस्ट वगैरह आ जाती है हमारे पास। अब यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं इस टाइम जो पाउंड फ्लक्चुएशन और सारे सिनेरियोज को देखते हुए जो हमारी फी रेंज कर रही होगी वो 15,000 से लेके अप टू 30,000 पाउंड तक जा रही होती है, और इससे ऊपर भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी रेंज। ठीक। और हम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके बजट के ऊपर ये सब वेरी कर रहा होता है कि वो कितना बजट है उनका, कौन सी यूनिवर्सिटी को वो टारगेट करना चाह रहे हैं बजट के अंदर, लोकेशन वाइज वो सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। अब यूके के अंदर जो लिविंग कॉस्ट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इनसाइड लंदन और एक होती है आउटसाइड लंदन। इनसाइड लंदन इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमारे पास 12,006 पाउंड
होती है, ठीक। और जो हमारे पास आउटसाइड लंदन है वो हमारे पास 9207 पाउंड होती है। और यूके के अंदर जो एकेडमिक ईयर होता है ना वो 9 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का नहीं होता, क्योंकि 3 महीने उनकी वेकेशन वगैरह भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से एकेडमिक ईयर जो उनका कंसिडर होता है इट्स फॉर लाइक 9 मंथ्स, ठीक। अब स्टूडेंट जो होते हैं जब एनरोल होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और उनको ऑफर वगैरह आ जाता है, ऑफर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल ऑफर होता है और अनकंडीशनल ऑफर होता है। कंडीशनल ऑफर बेसिकली यूनिवर्सिटी इनिशियली स्टूडेंट्स को इशू करती है। लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट की अभी डिग्री कंप्लीट नहीं है या उसकी आईएलटीएस रिक्वायरमेंट अभी पेंडिंग है, तो यूनिवर्सिटी उसको ऑफर इशू कर देती है इस चीज के साथ कि वो अपनी ये कंडीशंस मीट कर ले। जैसे ही वो अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है तो उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो आता है। और अनकंडीशनल ऑफर के बाद स्टूडेंट इज एलिजिबल टू पे यूनिवर्सिटी फी, ठीक है। फी अब अप टू 50% जो है वो आपने एनरोलमेंट तक कंप्लीट करनी होती है। वो इस तरह से होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी के इनिशियल डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट आपके 2000 पाउंड से लेकर अप टू 8000 पाउंड तक वेरी कर रहे होते हैं, ठीक। हर यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट डिफरेंट होता है, लेकिन आपने रिमेनिंग फी जो है वो एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट तक वो कंप्लीट करनी होती है। वो आपने यहाँ से देखे जानी है, बाकी 50% फी आप वहां जाकर बाद में आप पे कर सकते हो। उसके बाद आप जितनी भी फी यहाँ से पे करते हो, जो आपकी रिमेनिंग फी है इंक्लूडिंग योर लिविंग कॉस्ट, वो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो करनी होती है। यूके के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको 28 डेज मेच्योर चाहिए होती है, ठीक है, फॉर योर वीजा प्रोसेसिंग, ठीक। और उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप वगैरह की बात करें, उसके अंदर कॉमनवेल्थ इवनिंग रोड स्कॉलरशिप वगैरह होती हैं जो फुली फंडेड होती हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज होती हैं पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी दे रही होती हैं, जिनके अंदर बर्सरीज वगैरह भी आ जाती हैं। वो अप टू 2000 to 5000 पाउंड डिपेंडिंग अपॉन के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कितना जो है वो अलॉट कर रही है स्कॉलरशिप वगैरह। उसके अलावा अगर हम वीजा की वाइज बात करें, ठीक है, और उसके अंदर हमारी जब फी वगैरह डिपॉजिट होगी उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कैश लेटर आता है, ठीक। कैश लेटर बेसिकली द कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, कि आपको यूनिवर्सिटी ने जो है वो हेड्स अप दे दिया कि नाउ यू आर एलिजिबल टू फाइल योर वीजा। उसके लिए हमारे पास जो है हमारी फी डिपॉजिट स्लिप हमें चाहिए होती है, टीबी टेस्ट चाहिए होता है और हमारी स्टेटमेंट चाहिए होती है 28 डेज में जो, ठीक है। वंस यू हैव दीज थिंग्स तो आप जो है वो वीजा फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और वीजा के ड्यूरिंग आप जब फाइल कर रहे होते हैं उसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस फी और वीजा एप्लीकेशन फी रिक्वायर होती है, जो आपने एट द टाइम ऑफ वीजा फाइलिंग देनी होती है। उसके बाद आपको जो भी डेट वगैरह मिलती है, आप एम्बेसी के अंदर आपकी पेरेंट्स होती है, आपका बायोमेट्रिक होती है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग वगैरह होती है, और वो उसके अंदर डिपेंड कर रहा था कि उस टाइम के अंदर कितना प्रोसीजर वगैरह चल रहा है। सो उसके अंदर आपका ड्यूरेशन के अंदर फिर चाहे वो 15 डेज है या मंथ है, उसके अंदर आपका वीजा वगैरह प्रोसेस होता है और वीजा आ जाता है। अभी तक जो यूके का वीजा रेशियो है वो एज कम्पेयर टू अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज वो एटलीस्ट 95% टू 99% वेरी कर रहा है। वीजा रिजेक्शन अभी तक यूके के अंदर नहीं है। उसके अलावा अगर हम वर्क परमिट वाइज बात करें, ड्यूरिंग डिग्री स्टूडेंट इज अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक, ठीक। और उसके बाद जैसे ही डिग्री उनकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही कैन वर्क अप टू लाइक 40 आवर्स एज वेल, और उनको 2 साल का जो है वर्क परमिट भी मिलता है, ठीक है। और 2 साल वर्क परमिट कंप्लीट करने के बाद वो परमानेंट रेजिडेंस जिसको पीआर भी कहते हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक 5 इयर्स उसके लिए कंप्लीट करना उनके लिए कंपल्सरी है फॉर पीआर, और 2 इयर्स वहां पर आपने वर्क परमिट किया, 3 साल आपने मजीद और ऐड किए, तो वो जो आपके 5 इयर्स का ड्यूरेशन बनेगा उसके बाद जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल जो है पूरा एक मैप बन रहा होता है यूके के लिए इनिशियली। सो इस तरीके से सारा प्रोसेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अफसर। मेरा ख्याल क्वेश्चंस हम लोग एंड पे लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसी तरीके से होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनटेक वाइज बात करें तो हमारे पास जो मेजर इनटेक होती है उनकी वो जुलाई इनटेक होती है, ठीक। माइनर इनटेक के अंदर उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अक्टूबर इनटेक दे रही होती है, उसके अंदर भी लिमिटेड वही सेम स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं। और सिमिलरली इस तरह से उनकी फेब इनटेक फिर आती है, उसके अंदर भी हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, पर मेजरली उनकी जो जुलाई इनटेक होती है वो मेजर होती है। अब कनाडा के अंदर जो है हमारे पास, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है हमारे पास जो फाउंडेशन ईयर्स प्रोग्राम सिमिलरली टू यूके होता है, ठीक है। उसके बाद बैचलर्स हमारा 4 इयर्स का होता है, जिसके ऊपर आपको वर्क परमिट अप टू 2 to 4 इयर्स का मिल रहा होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के अंदर नहीं आते या वो कॉस्ट
को कम देखना चाह रहे हैं तो उसके अंदर स्टैंड अलोन डिप्लोमास भी होते हैं, ठीक है, जो 2 इयर्स के होते हैं, ठीक है, और उसके बाद परमिट मिल रहा होता है। और कुछ स्टैंड अलोन डिप्लोमा इस तरह के होते हैं कि आपने 2 साल का डिप्लोमा किया और वो डिप्लोमा आपको लीड कर रहा है टू बैचलर्स डिग्री। तो बाकी के आप 2 साल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, आपने 2 साल कॉलेज में पढ़े और बाकी जो आपके जो लीडिंग टू बैचलर्स है वो आपने 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़े, और इस तरह से आपकी बैचलर्स डिग्री वो 4 इयर्स की कंप्लीट हो जाती है, तो वो इक्वलेंट टू आपका बैचलर्स हो जाता है। ठीक। उसके बाद मास्टर्स के अंदर भी आपके 2 इयर्स प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक, और ड्यूरेशन उसका, और आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो अप टू 2 to 5 इयर्स का जो है वो वर्क परमिट मिल रहा होता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। उसके बाद हमारे पास ट्यूशन कॉस्ट आ जाती है जो हमारी 28 कैनेडियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू अप टू 56 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे रेंज कर रही होती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के किस एरिया में जाना चाह रहा है स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और किस यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एनरोल हो रहा है। उसके बाद डिप्लोमा जो है वो लेस कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू बैचलर्स डिग्री अंडर ग्रेड के लिए। सो उनकी रेंज भी वेरी कर रही होती है 10, 15,000, 18,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और अगेन डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट। उसके बाद हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो अप टू 20 to 30% होती हैं, वही कि जो बर्सरीज वगैरह होती हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को दे रही होती हैं। उसके अलावा लिविंग एक्सपेंस है वो हमारी 21,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और मोर अप टू, इसके साथ जो है लिविंग कॉस्ट आपकी इंक्लूड हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास वर्क परमिट वही है कि आपको 20 आवर्स वर्क, अभी के लिए जो अभी जो करंट सिनेरियो है ऑस्ट्रेलिया का उसके अंदर 20 नहीं बल्कि 40 आवर्स पर वीक अभी अलाउ है स्टूडेंट्स को काम करने के लिए। अभी उन्होंने वर्क आवर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोविड के बाद अब जाकर प्रॉपरली ओपन हुआ है। ठीक। उसके बाद वहां पर जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जॉब्स होती हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स जिनके लिए वहां पर रहकर काम वगैरह कर सकते हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट के अंदर वही आपके ग्रेड्स, परसेंटेज, जीपीएस वगैरह मैटर कर रहे होते हैं जो यूनिवर्सिटी के एंट्री रिक्वायरमेंट के साथ मीट करने चाहिए। आपका आइल्स मैटर कर रहा होता है, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो जीआरई और जीमैट भी कर रहे होते हैं। हर यूनिवर्सिटी नहीं कर रही होती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके लिए ये लाजमी होता है। सो वो डिपेंडिंग अपॉन है कि अगर आप उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं तो वो उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अंदर ये है तो वो आपको फुलफिल करनी होती है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के अंदर वही है कि आप अप टू 2 years to 5 years का आपको मास्टर्स के लिए वर्क परमिट मिलता है, और सिमिलरली फॉर बैचलर्स 2 to 4 years का वर्क परमिट मिलता है, और यू कैन वर्क अप टू 40 आवर्स। और उसके बाद इवेंचुअली आप अगर पीआर एम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एटलीस्ट 7-8 साल लगाने हैं। वहाँ पे 7-8 साल लगाने के बाद आप जो है वो परमानेंट सिटीजन एम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर आपके आइल्स रिक्वायरमेंट होती है, फिर आपका रीजनल एरियाज बहुत मैटर कर रहे होते हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वगैरह जो है इस तरीके से चल रही होती हैं। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा वीजा वगैरह आ जाता है, लाइक वीजा से पहले जो प्रोसेसिंग वगैरह है उसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो ऑफर लेटर आने के बाद जीटीई प्रोसेस होता है। जीटीई प्रोसेस के अंदर आपकी सारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन असेसमेंट वगैरह होती है जो यूनिवर्सिटी लेती है, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है जो यूनिवर्सिटी देख रही होती है, और उसके अंदर आपकी जीटीई के लिए आपका जो अकाउंट वगैरह है और आपकी ड्यूरेशन जो बैंक स्टेटमेंट का रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 मंथ्स मैक्सिमम आपकी बैंक स्टेटमेंट मेच्योर होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हमारी जो बैंक स्टेटमेंट हमने वीजा के लिए भी शो करनी होती है, उसके अंदर हमारी जो है 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फी और इंक्लूडिंग हमारी जो लिविंग एक्सपेंस है, और प्लस हमारी ट्रैवल कॉस्ट। जो हम ट्रैवल कॉस्ट और जो लिविंग एक्सपेंस है उसको हम इस तरीके से सम अप करते हैं कि 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है हमारी लिविंग एक्सपेंस है, और हम ट्रैवल कॉस्ट जो है वो 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कर लेते हैं। तो वो सम अप करके 25,000 डॉलर्स इंटू आपकी वन फी, जो आपकी 1 सेमेस्टर या 1 ईयर की ट्यूशन फी है, उसको सम अप करने के बाद जो है वो आपकी स्टेटमेंट बन रही होती है, ठीक। उसके लिए डिपेंडिंग अपॉन के वो आपकी फी एंड पर क्या बन रही है। उसके अंदर जैसे आप जीटी क्लियर करते हो, आपका जीटी इंटरव्यू होता है वो आपने क्लियर करना था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आपको अप्रूवल मिल जाती है कि स्टूडेंट इज एलिजिबल टू फाइल फॉर वीजा। और अभी के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के वीजा के जो रेशियो है इट्स अप टू लाइक 60 to 70% कि वहां पर जो है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर हैं, दे नीड एम्प्लॉयज टू वर्क देयर। और बाकी यही है कि उन्होंने जो टेस्ट करना होता है कि स्टूडेंट की टेंशन वगैरह जो जेन्युइन सारी चीजें वगैरह रिक्वायरमेंट होती हैं। सो ये पूरा पाथवे है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बन रहा ठीक है। सो थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर भी थोड़ा अगर आप बता दें कि कौन कौन से है। डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं। मेनली ये जनरलाइज डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक यूके और ऑस्ट्रेलिया दोनों में ये चल जाएंगे मोस्टली।
जो है वो यूके सिंपल। के लिए जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपकी स्टेटमेंट ही मैटर कर रही होती है, उसके लिए कोई एडिशनल आपको डॉक्यूमेंट्स या फाइनेंसिस या रिसोर्सेज आपको शो नहीं करवानी होती कि कहाँ से आ रहे हैं फंडिंग वगैरह आपकी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको अपनी फंडिंग शो करनी पड़ती है, अपने स्पॉन्सर आपको जो भी कर रहा है, आपके फादर हैं जो भी कर रहा है आपको स्पॉन्सर, उनके जहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई रेंटल कमर्शियल प्रॉपर्टी है या उनकी सैलरी है, तो ईच एंड एवरीथिंग की उनको वो रिक्वायरमेंट, उनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, प्रूफ चाहिए होते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल जो एवेल्युएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हो रही है, ठीक है। पर यूके के अंदर एज कम्पेयर टू इस तरह की सच रिक्वायरमेंट ही है, उसके लिए आपको जस्ट बैंक स्टेटमेंट ही शो करनी होती है यूनिवर्सिटी को, और उसके अंदर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका जो है आपके लाइक मैट्रिक टू बैचलर्स के डॉक्यूमेंट सारे आ जाते हैं, जिसके अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज हैं। उसके बाद आपकी पासपोर्ट है इनिशियली, आपके उसके अंदर रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी से लेने होते हैं, आइल्स है, और आपके जो है सीवी है। इसके अंदर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन सेम आप ऑस्ट्रेलिया के लिए और सेम फॉर यूके। सो ठीक। बाकी फाइनेंशियल के अंदर मैंने आपको बता दिया। सो एक क्वेश्चन जो ना मेनली हमारे पास आ रहा होता है कि हमने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या इस तरह के कोई डिपार्टमेंट से अटेस्टेशन तो नहीं इनकी करवानी होती? यूके के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास वो सिस्टम है, वो खुद ही एजेंसी वगैरह से रिकॉग्नाइज वगैरह वो चेक कर लेते हैं कि ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन फेक है या नहीं। यूके के लिए आपको किसी किस्म की कोई अटेस्टेशन वगैरह कहीं से कुछ नहीं चाहिए होती। हम्म। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एज सच अभी के लिए तो इन माय नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जीडी के टाइम पर मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट हो और वो रिक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। सो दोनों के अंदर हम लोग अगर हिसाब लगाएं तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में मिलना जरा मुश्किल है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स चाहिए, ठीक है, आपका जो एकेडमिक करियर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। सही है। और उसके लिए आपको तकरीबन अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो एक साल पहले से ही आपको वो सारे चीजें वगैरह आपको जो है वो करनी मतलब हम्म। सारी अरेंज वगैरह करनी और आपको प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। सो अगर थोड़ी सी टॉप यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो मुझे लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइक यूके की कुछ मशहूर यूनिवर्सिटीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की कुछ मोनैश है जैसे सिडनी यूनिवर्सिटी है, और जैसे यूके में है आपके पास किंग्स कॉलेज, एलएसई, इंपीरियल। सो टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया या कुछ और करना पड़ता है आपको, या यही चीजें अप्लाई होती हैं? उनके लिए जैसे मैंने पहले भी बात की कि उनके रिक्वायरमेंट के अंदर जीआरई जीमैट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, आपका एकेडमिक जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं उसके अंदर आप ठीक। ऑफर लेटर गेन करने के लिए। ठीक है। सो ये जो एक चीज जो कि एक मेनली एक कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये है कि एट द एंड ऑफ योर डिग्री आपके पास जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है उसके लिए आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है वीजा के लिए, उस 2 साल के लिए या 2 से 3 साल जितने भी आपको मिल रहे हैं, या वो आपके वीजा के साथ लग के आता है वो? वो आप वहां पर रह के दोबारा से आप करते हैं, ठीक है, अच्छा, अप्लाई वीजा कर। वहां पर रह के, आपको ये नहीं कि आपको वापस आना है, वहां रह कर ही सारा प्रोसेस होता ठीक है। ठीक है। ठीक है आपसे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग और वेरी होलिस्टिक, जो है ना, होलिस्टिकली आपने है। सारा कुछ बताया है। और उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।